काठमांडू नेपाल में मंदिर से मेरे जूते चोरी हो गए, वो भी ऐसे वैसे मंदिर से नहीं, पशुपतिनाथ जी के मंदिर से। बाकी देखना भाई क्या खूबसूरत मोनेस्ट्री है भाई। ओ भाई साहब, तो जी ये है शंभुनाथ स्तूपा। अगर आप भी काठमांडू ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो तो पूरा ब्लॉग ज़रूर देख लेना। बहुत ही बजट में आपको बता दूंगा कि आप किस तरीके से पूरा काठमांडू घूम सकते हो, वो भी कम से कम पैसे में। इसके अलावा मैं कुछ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी कवर करूंगा काठमांडू के, जैसे कि पशुपतिनाथ टेम्पल, काठमांडू का डाबर स्क्वायर, कोपन मोनेस्ट्री, शंभुनाथ टेम्पल, बौद्धनाथ स्तूपा और गार्डन ऑफ ड्रीम्स जो कि एक रॉयल गार्डन है। बट पहले मैं काठमांडू के बारे में आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता देता हूँ। काठमांडू इज द कैपिटल ऑफ नेपाल, ये तो सभी को पता है, पर क्या आपको पता है कि काठमांडू एशिया के टॉप ट्रैवल डेस्टिनेशंस में से एक है। बाकी मैं आपको बता दूं कि पहले इसको कांतिपुर बोला जाता था, जिसका मतलब होता है ग्लोरी ऑफ गॉड, फिर बाद में इसका नाम चेंज करके काठमांडू रख दिया गया। काठमांडू इज ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ टेम्पल्स। बाकी मैं आपको बता दूं काठमांडू सिटी के अंदर ही लगभग 7 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, इंक्लूडिंग काठमांडू डाबर स्क्वायर, पशुपतिनाथ टेम्पल, बौद्धनाथ स्तूपा एंड सो ऑन। इसके अलावा जो काठमांडू का सबसे फेमस टेम्पल है वो पशुपतिनाथ टेम्पल है, जहाँ पे अभी मैं आपको थोड़ी देर में लेके जाऊंगा। बाकी बात करें काठमांडू घूमने की, तो आप टोटल 3 तरीके से घूम सकते हो। पहला है आप प्राइवेट टैक्सी बुक कर सकते हो, बट मैं वो तब रिकमेंड करूंगा अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो या 2-3 लोग हो, वो आपको ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। दूसरा, आप यहाँ पे शेयरिंग ग्रुप टूर कर सकते हो, बट उसमें भी एक लिमिटेशन है, वहाँ पे टाइम का लिमिटेशन रहता है, वो अपने हिसाब से सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं। बाकी तीसरा और जो सबसे बेस्ट है वो आप खुद का टूर डिज़ाइन कर सकते हो। इसमें थोड़ी मेहनत ज़रूर लगती है, बट आप अपने अकॉर्डिंग घूम सकते हो अच्छे से, और ये वन ऑफ द बेस्ट है अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो स्पेशली। बाकी आज है 26 जनवरी 2026 और मैं हूँ अभी काठमांडू नेपाल में, और आप सभी को 77th रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाई। बेसिकली ये ब्लॉग तो आप थोड़ा सा लेट देखोगे, अराउंड से मार्च में आएगा, क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि इंडिया पहुँच के मैं सारे ब्लॉग्स अपलोड करूँगा। तो इससे पहले 4-5 ब्लॉग्स और आने हैं नेपाल के, और उसके बाद ये ब्लॉग आएगा। थोड़ा लेट हो जाएगा, बट भाई मैं एडवांस में बिलेटेड समझ लेना, विश कर दे रहा हूँ। बाकी ये है पूरी थमेल स्ट्रीट, और यहीं से अपनी बाइक टैक्सी बुक कर लेते हैं पशुपतिनाथ टेम्पल के लिए। इसके अलावा यहाँ पे ये 2 मेजर ऐप्स है जहाँ से आप बुकिंग कर सकते हो बाइक टैक्सी या कार टैक्सी की। पताओ में तो बेसिकली आप ये फूड वगैरह भी ऑर्डर कर सकते हो, बट मुझे भाई बेस्ट यहाँ पे इन ड्राइवर ही लगता है। तो सिंपल, जैसे मैंने इसको ओपन किया, मैं आपको बता भी देता हूँ कैसे करना है। और मुझे जाना है जैसे पशुपतिनाथ टेम्पल, पहले मैं यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से अराउंड 3.7 किलोमीटर है, और इस ऐप की सबसे बढ़िया बात ये है कि इसमें एस्टिमेटेड फेयर देखो पहले ही से दिखा देता है, और आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो, बट मैं इसको इतना ही रहने दूंगा। और सिंपली बस यहाँ पे फाइंड ऑफर पे क्लिक कर देना है, और देखो टाइमिंग चल रहा है, और यहाँ पे देखो मेरे पास खुद ही ऑप्शंस आते हैं, मैं इनमें से किसी को भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ। देखो ये 126 नेपाली रुपये ले रहा है, ये 109 में ही ले रहा है, और ये भी 109 में ले रहा है, तो मैं इनको कर लेता हूँ। 4.9 की रेटिंग है इनकी, और राइड एक्सेप्ट हो गई है। तो आप इतने सिंपल तरीके से बाइक टैक्सी भी बुक कर सकते हो। तो जी अब भैया आ गए। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे नंबर प्लेट ऐसे हिंदी में होती है। बैठो। तो आपको अगर हिंदी की गिनती नहीं आती तो भाई आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। चलो जी। Take a drive like we used to on the city light. You and I were ride or die. Maybe we could just rewind, cause I'm thinking about the days when you still missed me. We couldn't say goodbye until you kissed me, and I see it in your eyes, there's something missing. So baby tell me why. Thinking about the days when you still miss me, and we couldn't say goodbye till you kissed me, and I see it in your eyes, there's something missing. So baby tell me why. तो जी बाइक टैक्सी ने यहाँ पे उतार दिया है, और ये है मंदिर का एंट्रेंस। बाकी अगर आप गाड़ी से आते हो ना, तो ये देखो यहाँ पे ये पार्किंग है, इस साइड पे है 2 व्हीलर की, और इधर ये पूरी 4 व्हीलर की, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी चलो जी एंट्री लेते हैं गेट के अंदर। बाकी से आप थोड़ा सा रास्ता चेंज कर दिया है। लास्ट टाइम मैं इस वाली रोड से आया था, ये सीधे रोड आगे की तरफ गेट है, और इस बार मैं आया हूँ ये सामने जो आपको गेट दिख रहा है यहाँ से।
बट दोनों ही रास्ते ही ठीक है भाई। यहाँ से आओगे आपको जाना यहाँ बिल्कुल सीधे है, और बिल्कुल सीधे आगे ही साइड पे है पशुपतिनाथ जी का मंदिर। बाकी आपको जो प्रसाद वगैरह लेना है ना, वो जो पीछे सारी शॉप्स मैंने आपको दिखाई थी वहीं से आप ले सकते हो। पहले क्या था कि इसी रोड पे ही दोनों साइड तक मतलब प्रसाद की शॉप्स थी, अभी तो मुझे कोई दिख नहीं रही है, दोनों बिल्कुल खाली है। बाकी देखना भाई क्या शांत माहौल है, मतलब कितनी भीड़ होती थी, अभी तो बिल्कुल भीड़ ही नहीं है। जबकि अराउंड मैं वही 9:30-10 बजे के आसपास आ रहा हूँ, तब भी इतना ज़्यादा खाली है। इसके अलावा यहाँ पर भी कुछ प्रसाद की दुकानें हैं, तो यहाँ पे भी ले सकते हो। जस्ट ये मंदिर का रास्ता है और उससे पहले ही यहाँ पर भी शॉप्स हैं। इस रोड से मैं आया था। बाकी मंदिर के अंदर ना बिल्कुल भी शूट करना अलाउड नहीं है, फ़ोन यूज़ ही नहीं करने देते। तो मैं एक काम करूँगा कि दर्शन करके आ जाऊँगा, उसके बाद मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ पशुपतिनाथ टेम्पल के बारे में। तो आपको गुम्बद दिख रहा होगा, वो नहीं है, थोड़ा इस साइड पे है, वो यहाँ से दिखेगा नहीं। तो यहीं पे भाई शूज उतारना है, यहीं उतार देते हैं, रख देते हैं यहाँ पे, बस चोरी ना हो। बाकी यहाँ आप लॉकर पे भी रख सकते हो, शूज़ का यहाँ पे लॉकर बना है फ्री ऑफ कॉस्ट, बट मैंने तो ऐसे ही यहीं पे उतार दिए। अब जाने होंगे तो चले ही जाएंगे, क्या कर सकते हैं। और भीड़ है यार अच्छी खासी, मतलब वहाँ से नहीं पता चल रही थी, लेकिन यहाँ पे है भीड़। बाकी थे शूज़ वहाँ पे उतारे थे, और उससे थोड़ा सा आगे आओगे और यहाँ से है मंदिर की एंट्री। और शूट ये थोड़ी दूर तक अलाउड है, बाकी मोबाइल यूज़ बस थोड़ा आगे तक ही कर सकते हैं, उसके बाद अंदर शूट अलाउड नहीं है। ओ भाई साहब, भीड़ देखना, वहाँ से तो कुछ पता नहीं लग रहा था, बट यहाँ देखो भाई अच्छी खासी भीड़ है। और ये है मेन मंदिर का गेट, देख सकते हो लिखा है श्री पशुपतिनाथ मंदिर, और वहीं से ही जितना शॉट ले सकते हैं ले सकते हैं, उसके आगे कोई भी शूट अलाउड नहीं है। बाकी यहाँ कैमरा मोबाइल वगैरह सब अंदर लेके जा सकते हो, मतलब कोई भी रोक टोक नहीं है। तो देखो ये लगी है भाई पूरी लाइन, और इसी में अपने को लगना है। मैं तो ऐसे ही अंदर घुसाया, ध्यान ही नहीं दिया भाई। बाकी मैं आपको एक शॉट पहले पास से दिखा देता हूँ, उसके बाद लाइन में लगते हैं। तो जी ये है पशुपतिनाथ मंदिर का मेन एंट्रेंस, और इससे ज़्यादा मैं दिखा नहीं सकता, इसके आगे शूट अलाउड नहीं है। यहाँ देखो लिखा भी हुआ है। बाकी मैं आपको बता दूं यहाँ पे भाई 2 लाइनें हैं। ये जो लाइन है ये बेसिकली अगर आपको मंदिर के अंदर जाना है दर्शन करने, तो आपको इस लाइन में लगना पड़ेगा, वो देखो इधर पीछे से, या फिर ये जो लाइन लगी है ये वाली, वो ऐसे पीछे से। और अगर आपको बाहर से दर्शन करने हैं तो आप देखो ये जैसे लोग डायरेक्ट जा रहे हैं ना, ये जा सकते हो। मतलब आपको मंदिर के बाहर से पूरे दर्शन करने को मिलेंगे, शिवलिंग पूरा दिखेगा, लेकिन आपको एकदम ही मंदिर के अंदर एंटर करना है तो इस तरीके से लाइन लगानी पड़ेगी। ये प्रोसेस शायद अभी हुआ है, पहले नहीं था। लास्ट टाइम मैं आया था तब ऐसा कोई प्रोसेस नहीं था। बाकी चलो जी, अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता देता हूँ पशुपतिनाथ टेम्पल के बारे में। काठमांडू में भगवती नदी के किनारे स्थित पशुपतिनाथ टेम्पल नेपाल का सबसे पवित्र और फेमस हिंदू टेम्पल है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है। बाकी क्या आपको पता है पशुपतिनाथ को नेपाल का राष्ट्रीय देवता भी माना जाता है। हर साल यहाँ लाखों देवटी दर्शन के लिए आते हैं। बाकी मंदिर के मेन कोर्टयार्ड में सिर्फ हिंदूज को ही एंट्री मिलती है, बाकी लोग भगवती नदी के दूसरी तरफ से मंदिर का पूरा व्यू ले सकते हैं। बाकी मंदिर के अंदर शिव का एक विशाल शिवलिंग है। ये मंदिर पगोटा स्टाइल में बना है, जिसके 2 छत रूफ असली सोने गोल्ड प्लेटेड के हैं, और दरवाजे चांदी यानी सिल्वर के हैं, जिसके 4 मुंह चारों दिशाओं में है, और 5वां ऊपर की तरफ है। बाकी भगवती नदी के किनारे रोज शाम को 5 बजे आरती होती है, तो अगर आपको वो अटेंड करनी हो तो इवनिंग में 5 बजे के आसपास आ जाना, लेकिन ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है उस समय पे। भाई ये एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे यहाँ से, तो देखो मैंने शूज़ उतारे थे यहाँ पे, और कोई मेरे शूज़ उठा के ले गया भाई, देख रहे हो, मतलब हद ही है यार। मतलब अब मंदिरों से भी शूज़ चोरी हो रहे हैं, चप्पल चोरी हो रहे हैं,
कहावत सुनी थी बट आज सच भी हो गई। काठमांडू नेपाल में मंदिर से मेरे जूते चोरी हो गए, वो भी ऐसे वैसे मंदिर से नहीं, पशुपतिनाथ जी के मंदिर से। यहाँ पे उतारे थे। वैसे गलती मेरी है, और जब लॉकर बने तो मुझे लॉकर पे ही रखना चाहिए था, बट मुझे भाई एक्सपेक्टेड नहीं था यहाँ पे मतलब सबके ही शूज उतरे हुए हैं। मतलब देखो कितने सारे यहाँ पे शूज उतरे हुए हैं, और क्योंकि वो ब्रांडेड शूज था, पूमा का था, तो इसीलिए भाई जिसकी नजर पड़ी वो उठा के ले गया। क्या जूते आपके भी गए क्या? तो देखो एक और भाई मिले, इनके भी जूते चोरी हो गए। अरे हद है यार, मतलब हद ही हो रही है, मतलब मंदिरों से जूते चोरी हो रहे हैं। वाह भाई वाह। और चोरी करने वाला देखो ये सॉक्स छोड़ गया और जूते उठा ले गया भाई के। एक ही सॉक्स एक गायब। एक ही है, एक गायब। भाई मुझे अपने ऊपर इतनी हंसी आ रही है, सब मैं बता नहीं सकता। ये पीछे जो खड़े हैं इनके भी जूते गायब हो गए। मतलब अलग ही लेवल का जूते का स्कैम चल रहा है। क्या ही बोलूं मैं। निकलते हैं भाई यहाँ से, फिर बात करते हैं। नंगे पैर ही जाना पड़ेगा। बाकी चलो भाई निकल चुके हैं यहाँ से, ऑब्वियसली बिना जूतों के। भाई यहाँ से अपने को जाना था कोपन मोनेस्ट्री, बट आई थिंक अब पहले जूता देखना पड़ेगा, जूता कहीं मिल जाए तो लेके फिर जाते हैं, क्योंकि नंगे पैर तो भाई जा नहीं पाऊंगा मैं। वो भी एक भले मानस मिले ये शॉप नंबर 17 पे, इन्होंने कहा भाई जूते तो नहीं मिलेंगे बट चप्पल यहाँ पे आगे मिल जाएगी, तो फिलहाल वही ले लेते हैं, काम तो चले भाई। नंगे पैर जाने से अच्छा भाई चप्पल ही पहन लेते हैं। तो यहाँ पे भाई है दुकानें, तो ये मिली है चप्पल 9 नंबर। कितना नंबर है? 9 नंबर। और 35 हुँदैन। कितने की है? 250। और कोई कलर है क्या वाइट के अलावा? 4000 हालिदिनु न। यही है, तो यही ले लेते हैं भाई। तो भाई काम चलाने के लिए फिलहाल ये चप्पल ली है, बड़ी बेकार सी क्वालिटी है, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है। देखना कैसी अजीब सी लग रही है भाई, तो मेरे ख्याल से ठीक भी नहीं आ रही है, पैर और गंदे हो जाएंगे। ब्लैक कलर की है, बट अब मजबूरी में काम चलाना है और काम चल जाएगा। चलो भाई अब चप्पल ही में पूरा घूमेंगे। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो इस तरह की शॉप्स होती है ना, यहाँ पर भी आप चप्पल उतार सकते हो। देखो यहाँ पे जूते रखे हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल सेफ रहते हैं, इनकी दुकान से चोरी नहीं होंगे, अंदर आपके चोरी हो सकते हैं, तो थोड़ा इस चीज़ को ध्यान रखना। इसके अलावा मंदिर की अगर ओपनिंग टाइमिंग की बात करें तो सुबह 4 बजे खुल जाता है और दोपहर को 12 बजे तक खुलता है, और उसके बाद 5 बजे खुलता है और रात में 9 बजे तक खुला रहता है। तो मैंने आपको टाइमिंग्स भी बता दी, बाकी सारी चीज़ें बता दी। एक गलती हो गई जो कि मैं अपनी गलती मानूंगा, मैंने शूज़ बाहर रखे, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अगर कभी भी आते हो तो भाई शूज़ या तो जो शॉप्स हैं वहाँ पे आप वहाँ पे रख दो और उनसे आप प्रसाद ले लो, तो वो भी हेल्प कर देते हैं, या फिर आप अंदर लॉकर में रखो। ठीक है, मेरा यही मानना है, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, इसमें भी कुछ अच्छा होगा। बाकी ये था मंदिर का गेट, और अब मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, और अब अपना नेक्स्ट स्टॉप है कोपन मोनेस्ट्री। तो भाई चलते हैं यहाँ से फटाफट, ऑलरेडी देर हो गई शूज़ के चक्कर में। उधर ना बिल्कुल उल्टा हो जाता, 6 किलोमीटर हो गया और इधर से 3.7 किलोमीटर, और इधर पूरा घूम के जाते हैं। वो NTC डाटा होता है ना। हाँ बराबर काम नहीं करेगा तो ऐसे करता है। मेरा भी तो एनसेल ही है। अब यहाँ से बिल्कुल सही है, 3.6 किलोमीटर। तो जी ये है कोपन मोनेस्ट्री का मेन गेट। तो अभी फाइनली आ गया हूँ मैं कोपन मोनेस्ट्री में, और यहाँ पे ज़्यादा शूट अलाउड नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे शॉट्स ले ले रहा हूँ और बैकग्राउंड में वॉइस ओवर दे दूँगा। वैसे तो मैंने परमिशन ले ली है, बट इस पूरे एरिया में शूट नहीं कर सकते। बाकी देखना भाई क्या खूबसूरत मोनेस्ट्री है भाई, ओ भाई साहब देखना।
अब मैं आपको कोपन मोनेस्ट्री के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता देता हूँ और थोड़ा सा धीरे बोलूँगा, मैनेज कर लेना, क्योंकि यहाँ पे भाई चारों तरफ शांति है और वो चीज़ हमें भी मेंटेन करनी चाहिए। कोपन मोनेस्ट्री बुद्धिज्म सीखने के लिए एक वर्ल्ड फेमस प्लेस है। इसको 1969 में लामा येशी और लामा जोपा रिनपोचे ने बनवाया था। अगर नाम में थोड़ा सा प्रोनाउंस गलत हुआ तो प्लीज़ माफ़ कर देना। ये नेपाल की पहली ऐसी जगह थी जिसने वेस्टर्न लोगों को बुद्धिज्म सिखाना शुरू किया। यहाँ हर साल 1 मंथ का एक पॉपुलर मेडिटेशन रिट्रीट होता है जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। हिल टॉप पर होने की वजह से यहाँ से पूरे काठमांडू वैली और सराउंडिंग पहाड़ों का एक पैरानॉमिक व्यू दिखता है। बाकी कोपन मोनेस्ट्री मेनली सैटरडे को नॉर्मल पीपल और टूरिस्ट के लिए ज़्यादा फ्रेंडली रहता है। इन दिनों में यहाँ पे थोड़ा शांति बनाए रखना ज़रूरी है। तो मैं आपसे बोलूँगा कि अगर आप काठमांडू आते हो तो भाई कोपन मोनेस्ट्री ज़रूर विजिट करना। वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है और एक आपको अलग ही यहाँ पे शांति महसूस होगी। यहाँ की एक अलग ही वाइब है जो आप यहाँ पे आओगे तभी समझ सकते हो। ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत मोनेस्ट्री है। मतलब यहाँ पे आके मैं काफ़ी ज़्यादा शांत हो गया हूँ। इतनी शांति है भाई यहाँ, इतनी शांति है। मैं भी इसलिए यहाँ पे धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ऐसे तेज़ बोलना अलाउड भी नहीं है। और पूरी मोनेस्ट्री में देखो आपको ऐसे मॉन्क्स घूमते हुए दिख जाएंगे। कुछ इधर हैं और देखो इधर से भी जा रहे हैं। बाकी एक बार व्यू देखो यार कितना शांत है। मैं बिल्कुल धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देखो कुछ लोग बैठे हुए हैं शांति से, तो मैं ज़्यादा तेज़ बोल नहीं सकता। बाकी चलो जी, अलविदा कहने का टाइम आ गया है कोपन मोनेस्ट्री को। और भाई ज़रूर आऊँगा मैं दोबारा इस जगह पे, और इस बार आऊँगा तो मैं एटलीस्ट रुकूँगा। यहाँ पे लोग आके लिटरली रुक के मेडिटेशन करते हैं भाई, और स्पेशली वेस्टर्न लोग तो बहुत सारे आते हैं। ये देखो इस तरीके से लोग बैग वगैरह लेके अपना आते हैं, यहाँ पे रहते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपना माइंड को शांत करते हैं। तो ये यहाँ पे बहुत कॉमन है स्पेशली वेस्टर्न लोगों के बीच में। अपने साथ एक स्कैम होते होते बचा है, वो तो मैंने ठीक टाइम पे देख लिया, अदरवाइज स्कैम हो जाता। कौन सा स्कैम हुआ है ये मैं अभी ब्लॉग के लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि अभी ट्रैवल कर रहे हैं, बीच में वो चीज़ ऐड करूंगा तो थोड़ा सा अनोइंग हो जाएगी। तो लास्ट में वो सारी चीज़ें बताऊंगा मेरे साथ क्या स्कैम हुआ और आप भी कैसे बच सकते हो। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है यहाँ पे, तो थोड़ा संभल के रहना। बाकी स्कैम के बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। तो जी ये है शंभूनाथ स्तूपा, और यहाँ पे भाई अनफॉर्चुनेटली वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। बाकी फ़ोटो वगैरह खींच सकते हैं, तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा, बंद ही कर देता हूँ। बाकी से मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पे एंट्रेंस फीस भी है। जो सार्क कंट्रीज़ का ग्रुप है जिसमें कि इंडिया भी एक है, उनके लिए 100 नेपाली रुपीज़ की टिकट है। बाकी अदर्स कंट्री के लिए 400 रुपीज़ की टिकट है। और एक एंट्रेंस इस साइड पे है और दूसरा एंट्रेंस वो अदर साइड पे। काठमांडू के ईस्ट में बौद्धनाथ स्तूपा दुनिया के सबसे बड़े स्फेरिकल स्तूपा में से एक है और तिब्बतन बुद्धिज्म का सबसे पवित्र केंद्र माना जाता है। इसके अलावा ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अपनी स्पेशल व्हाइट डोम और ब्यूटीफुल गोल्डन टावर के लिए वर्ल्ड फेमस है। बाकी स्तूपा के टावर के चारों तरफ बुद्धा जी की आंखें बनी है जो कि विजडम और कंपैशन को रिप्रेजेंट करती हैं। बाकी अगर ओवरऑल बात करूं तो बहुत ही बढ़िया प्लेस है, यहाँ की वाइब एकदम अलग ही है। ज़्यादातर तो मैं वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि यहाँ पे वीडियो अलाउड नहीं था शूट करना। फोटोज आप ले सकते थे बट वीडियो नहीं ले सकते थे, बट जितना मेरे से हो सकता था मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। बाकी मैं थोड़ा सा वॉइस ओवर डाल दूंगा, मैंने 1-2 क्लिप्स ले लिए। इसके अलावा इनके गोल्डन टावर में 13 स्टेप्स हैं जो इनलाइनमेंट यानी मोक्ष तक पहुंचने के 13 स्टेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं। 1950s के बाद ये एरिया तिब्बतन रिफ्यूजीज का घर बन गया है, इसलिए यहाँ की वाइब बिल्कुल तिब्बत जैसी है। बाकी बुद्धा के बेस पर 147 प्रेयर व्हील्स और 108 बुद्धा की इमेजेस हैं। लोग क्लॉकवाइज घूमकर इन व्हील को घुमाते हैं और प्रेयर करते हैं, जैसे कि अभी आप देख रहा होगा ये एंट्री कर ही रही हैं। बाकी इसके चारों तरफ मार्केट्स है, खाने पीने की शॉप्स हैं, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल अलग ही तिब्बती वाइब मिलेगी जैसे कि मैंने आपको बताया। तो वो जब आप यहाँ पे आओगे तो अपने हिसाब से देख लेना, और मस्त विजिट प्लेस है भाई। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ लास्ट। बाकी अब चलो यहाँ से चलते हैं काठमांडू डाबर स्क्वायर, और वो भी प्लेस आपको पूरी दिखाता हूँ। वो भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मैं पहुँच चुका हूँ काठमांडू डाबर स्क्वायर, और ये मैं दूसरे दिन विजिट कर रहा हूँ। कल के टाइम तो एंट्री मिली नहीं थी, मैंने टिकट भी नहीं ली थी। फिलहाल मैंने टिकट ले ली है और मैं आपको पूरी डिटेल दे देता हूँ। जब आप टिकट लोगे तो आपको 3 चीज़ें मिलेगी। पहले ये है एंट्री टिकट, और इसी में म्यूजियम की टिकट भी इंक्लूड है। इसके बाद ये है टूरिस्ट एंट्रेंस पास। इसको बेसिकली आपको अगर गले में लटकाना हो तो लटका सकते हो, अदरवाइज बैग में रख। और एक ये ट्रैवल मैप दिया है, इसमें यहाँ पे जितने भी बिल्डिंग्स है उसके बारे में सारी जानकारी दी है, तो ये मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। बाकी मैंने ये बैक वाले गेट से एंट्री की है, और जैसे आप यहाँ पे एंट्री करोगे कुछ इस तरीके का आपको दिख जाएगा टिकट काउंटर, और देखो इसमें लिखा हुआ है सार्क
बिम्स्टेक कंट्रीज़ के लिए 500 नेपाली रुपीज़ टिकट है और अदर्स कंट्री के लिए 1000 नेपाली रुपीज़ टिकट है। तो टिकट आपको यहीं से लेनी है और उसके बाद ही आप इस जगह पे एंटर कर सकते हो। तो अपना जो इंडिया है वो 4 कंट्रीज़ में आता है, तो अपने लिए टिकट पड़ी है 500 नेपाली रुपीज़ की, जो कि इंडियन करेंसी में अराउंड 312 रुपीज़ के आसपास हो जाता है। तो आते हो तो टिकट ज़रूर ले लेना यार, 312 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। अंदर साइड चेकिंग वगैरह भी हो जाती है कभी कभार। वैसे तो मैं लास्ट टाइम आया था तो लिटरली मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पे टिकट है और मैंने ऐसे ही एंट्री कर ली थी। और जब मैं एग्जिट करने वाला था वहाँ पर मुझसे पूछा गया कि टिकट लिया है आपने। बेसिकली इसके 2 गेट है, एक ये पीछे वाला गेट है और एक गेट आगे साइड पे, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। तो आगे वाले गेट पे मेरे से पूछ लिया था, बट इस बार अपने को पहले ही से पता था तो मैंने टिकट ले ली। बाकी कुछ ऐसा सा मैप है, देखो हनुमान डोका डाबर स्क्वायर मोमेंट जोन, और यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स है उनके बारे में सारी जानकारी दी गई है। बाकी बैक साइड से भी देख लो। बाकी मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताता रहूँगा और बाकी आपको डिटेल में जानना है तो मैप का मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा उस बिल्डिंग के साथ, ताकि आपको जानकारी मिल जाए। वैसे भाई हर एक चीज़ में डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो वहाँ से मैंने ली थी एंट्री आगे साइड पे, और सबसे पहले आप ये जो बिल्डिंग देखोगे ये है भाई कुमारी घर। बाकी इसके बारे में देखो ये लिखा हुआ है तो पॉज करके पढ़ लेना। बेसिकली अंदर क्या है कि कुमारी माता का घर है, तो माता वहाँ से आती हैं और दर्शन जब होते हैं तो भाई सारे कैमरे वगैरह बंद हो जाते हैं। बट ये जो मंदिर है इसकी टाइमिंग है अराउंड 12 बजे के आसपास ये मंदिर बंद हो जाता है। तो अगर आपको माता के दर्शन करने तो आपको पहले आना पड़ेगा। बेसिकली ऊपर साइड पे जगह है, ऐसे विंडो बनी हुई है और वहाँ से ऐसे वो सामने आती हैं माता, और फिर आप उनसे जो भी आपको मांगना है मांग सकते हो। अभी जस्ट गया था मैंने, दर्शन कर लिए, तो इसलिए मुझे ये चीज़ पता है। इसके अलावा जैसे ही आप एंटर करोगे आपको ये सफ़ेद कलर की बिल्डिंग दिखेगी, इसका नाम है गड्डी बैठक। बाकी अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो देखो इसके बारे में यहाँ पे लिखा है, पॉज करके पढ़ लेना। इसके अलावा ये जो बिल्डिंग है इसका नाम है त्रिलोक मोहन नारायण। बाकी यहाँ पे पॉज करके पढ़ लेना। ये थोड़ा सा वियर्ड हो रहा है कि मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ पॉज करके पढ़ लेना, बट लिटरली भाई यहाँ पे इतने सारे टेम्पल्स है ना, अगर मैं एक एक टेम्पल के बारे में बताऊंगा ना तो लिटरली ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इससे बेटर है मैं आपको बिल्डिंग दिखा रहा हूँ और बाकी मैप में दिखा दे रहा हूँ। इसके अलावा ये जो बिल्डिंग है इसका नाम है मजूदेगा और ये लेट 17th सेंचुरी में बनवाया गया था। और बाकी यहाँ पे डिटेल में लिखा है तो इसको भी पढ़ लेना। बाकी मजूदेगा के जस्ट आप बगल में आओगे तो ये है भाई शिव पार्वती टेम्पल। अंदर जाके दर्शन भी कर सकते हो, बट अंदर आई थिंक शूट अलाउड नहीं होगा तो मैं जाके कर नहीं रहा हूँ। और देखो डिटेल यहाँ पे पूरी दी हुई है तो स्क्रीनशॉट ले लेना। पार्वती टेम्पल के जस्ट ये बगल में डिगुटेल टेम्पल। बाकी इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है तो पढ़ लेना। बाकी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ भाई, अगर कोई भी ऐसे प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा हो तो उसके लिए माफ़ कर देना। बाकी इसी टेम्पल की बिल्डिंग में ये पीछे शॉप्स भी हैं तो यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे एक मार्केट लगता है जो कि अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, बहुत ही बढ़िया मार्केट है। इसके अलावा ये भैरव जी का टेम्पल है तो यहाँ पर भी आप आगे दर्शन कर लेना। बाकी मैं आपको एक बात तो बताना भूल ही गया कि ये पूरी जो साइट है काठमांडू डाबर स्क्वायर, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती है। बाकी आज यहाँ कोई तो न्यूज़ रिपोर्टर वगैरह आए हुए हैं, मतलब कोई शूटिंग चल रही है वहाँ आगे साइड पे। अब मैं आपको दिखाऊंगा, पहले ये सारी चीज़ें कवर कर लूँ। इसके अलावा ये है काल भैरव जी का मंदिर और देखो यहाँ पे डिटेल लिखी है, पॉज करके पढ़ लेना। यहाँ पे आके आप दर्शन कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया लगता है। इसके अलावा ना यहाँ पे अगर जैसे अगरबत्ती वगैरह आप जलाते हो तो देखो उसके लिए एक अलग से जगह बना रखी है, दिए अगरबत्ती सब आपको यहीं पे जलानी है। बेसिकली वहाँ टेम्पल के साइड पे आप नहीं जला सकते। बाकी ऐसे उंगली दिखाना सही नहीं रहता तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। बाकी देखो जी यहाँ पे ड्रोन उड़ रहा है, वही जो मैंने बताया शूटिंग चल रही है उसी के लिए। इसके अलावा ये जो आप टेम्पल देख रहे हो ये है जगन्नाथ टेम्पल और इसके जस्ट अपोजिट साइड में है ये हनुमान जी का स्टैचू। पहले आप जगन्नाथ टेम्पल के बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़ लो। बाकी जी ये है हनुमान जी का स्टैचू तो उनके भी दर्शन कर लेना। जय बजरंगबली भगवान जी की जय। और इनके बारे में यहाँ पे लिखा है तो पॉज करके पढ़ लेना। बाकी यहाँ पे चौपाई भी लिखी है हनुमान जी की, तो भाई ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं, यहाँ लोग पूजा कर रहे हैं। बाकी हनुमान जी का जो स्टैचू है इसके जस्ट बगल में ये है म्यूज़ियम की एंट्री। यहाँ से अंदर साइड से जाना है म्यूज़ियम के लिए और आपको टिकट यहाँ से लेनी पड़ेगी। बेसिकली देखो आप म्यूज़ियम की टिकट यहाँ पे भी आके ले सकते हो या फिर जैसे बाहर अभी मैंने जो टिकट ली थी उसमें म्यूज़ियम इंक्लूड था तो मैंने ऑलरेडी ले रखी है तो मुझे टिकट दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे भी आगे टिकट मिल जाए। बाकी ये म्यूज़ियम का कुछ नक्शा है, गाइडेड टूर, तो इसको पॉज करके पढ़ लेना। बाकी मैं आपको बता दूँ कि अगर आप नेपाल से हो तो आपकी यहाँ म्यूज़ियम के अंदर टिकट लगेगी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नेपाली विजिटर 100 रुपीज़ और नेपाली स्टूडेंट के लिए 50 रुपीज़।
बाकी अपने लिए कोई टिकट नहीं है। मैंने पहले एंट्रेंस इधर से बता दी थी म्यूज़ियम की, बट वो अभी बंद है। ये है नई एंट्रेंस और देखो जी यहाँ से शुरू हो जाता है म्यूज़ियम। और लो जी फाइनली एंटर कर चुके हैं म्यूज़ियम के अंदर। बाकी टिकट से वो जो ब्लू वाला पार्ट था वो यहाँ पे फाड़ के रख लिया इन्होंने, वो म्यूज़ियम की एंट्री टिकट थी। बाकी मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि अगर आप एक बार यहाँ की टिकट लेते हो तो आप पूरे दिन में कभी विज़िट कर सकते हो, लेकिन कल के दिन ये टिकट वैलिड नहीं होगी। तो ये पर डे के हिसाब से टिकट रहती है, ऐसा नहीं है कि आपने 8 टिकट ले ली और यहाँ पे आप 4 दिन रुके हो तो 4 दिन बाद आप वही टिकट दिखा के एंट्री कर लोगे, तो ये सिस्टम नहीं है। बाकी ये है सनडायल, मतलब वही सूर्य वाली घड़ी। इसके अलावा ये है नस्ल चौक, जो कि कुछ ऐसा सा है। देखना भाई कितना ह्यूज स्ट्रक्चर है। और ऊपर देखो विंडो से कोई तो झाँक रहा है इधर से, वो पीछे चला गया अभी मुझे दिखा था कोई। बाकी वहाँ से एंट्री की थी और यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे क्या है, ओके अच्छा देखो इस तरह की ये फ़ोटोज़ वगैरह है यहाँ पे, जो कि है नेपाल की। और जैसे ही आप पास जाओगे ना, अपने आप ये सेंसर से लाइटें जल जाएंगी। भाई इधर तो बंद कर रखी है क्या? इधर शायद नहीं है, लेकिन ये वाली जैसे ही मैंने एंटर की अपने आप ये दोनों लाइटें जल गई। इसके बाद एंटर करते हैं भाई इस प्लेस पे, और वहाँ पे देखना लिखा है चाइना एड फॉर शेयर्ड फ्यूचर। भाई पता नहीं, शायद चाइना ने कुछ एड वेड दी होगी इनको, तो उसी का ही लिखा हुआ है। बाकी ये है 9 स्टोरीड पैलेस और इसका स्ट्रक्चर देखो भाई क्या ह्यूज है। बाकी यहाँ से एंट्री, और देखो यहाँ पे फ्लोर वाइज पूरा बना रखा है, जैसे ये फर्स्ट फ्लोर है और ये है यहाँ का रास्ता। बाकी सेकंड फ्लोर पे आ गए और देखना अंदर से कैसा सा है भाई ये पूरा। ओ भाई सेकंड फ्लोर के लिए यहाँ से जाना है। तो जी अभी मैं आ चुका हूँ थर्ड फ्लोर पे, और ये किंग पृथ्वी नारायण शाह जी की फ़ोटो है, मुझे पता नहीं कौन है। ओह अच्छा, तो यहाँ से आप बाहर का व्यू ले सकते हो। देखो ये बनी है यहाँ पे विंडो, और ये कुछ पिलर्स हैं, और ये देखो भाई यहाँ से पूरा आप बाहर का व्यू ले सकते हो। अभी मैं वहाँ पे था नीचे, और देखो बाकी जी मैं आ गया हूँ 9th फ्लोर पे। इसके अलावा देख सकते हो यहाँ पे जो वुडन कंपोनेंट्स असेंबल एंड रिस्टोर किए गए थे वो यहाँ पे रखे हैं। आगे मैं जा नहीं सकता। यहाँ से देख लो कुछ ऐसा सा है। चलो जी आ गए म्यूज़ियम के बाहर, जस्ट एग्ज़िट किया है। बाकी उतना खास तो मुझे लगा नहीं, बट एंट्री क्योंकि फ्री थी, टिकट में इंक्लूड था, तो मैंने विज़िट कर लिया। बाकी ये भी कुछ टेंपल है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि सामने पे भाई चल रही है शूटिंग और वहाँ पे बिल्कुल ही बंद कर रखा है। और देखो वो है हीरोइन, देखो नेपाल की कोई तो हीरोइन है ये, मुझे पता नहीं, ये इन्हीं का ही म्यूज़िक शूट है, पता ना भाई कौन है, प्रियंका कुछ करके नाम है इनका। ये हीरोइन है भाई। तो जी मैंने आपको ऑलमोस्ट पूरे काठमांडू टावर स्क्वायर का टूर दे दिया। 1-2 बिल्डिंग्स बची होंगी, उसको इग्नोर ही कर दो, वो आप यहाँ पे आना तो देख लेना। शूट्स वगैरह चल रहा है तो कई जगह वीडियो बनाने नहीं दे रहा है। और लो जी फाइनली आ गए हॉस्टल। कल काठमांडू टावर स्क्वायर से निकलने के बाद ही अपने फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी, तो मैंने अनफॉर्चुनेटली कुछ भी शूट नहीं किया। बाकी अपना बसता था गार्डन ऑफ ड्रीम्स, तो वो फिर मैंने स्किप ही कर दिया। कुछ खास नहीं है, बस वो एक रॉयल गार्डन है, तो वहाँ पे आप स्किप भी कर सकते हो। बाय द वे वहाँ पे एक 1000 नेपाली रुपीज़ की
फीस भी है, तो अगर आपको जाना हो तो चले जाओ, वैसे इतना कुछ खास नहीं है। बाकी जाने को तो मैं अभी भी जा सकता हूँ, मेरे हॉस्टल से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, बट स्किप ही कर दिया यार, अब उधर जाने का मन नहीं है। बाकी चलो अब मैं आपको बता देता हूँ कि भाई अपने साथ कौन सा स्कैम होते होते बचा। तो होता क्या है कि जब आप टैक्सी बुक करते हो ना, उसमें कई बार ऐसा होता है कि वो आपको बड़े रास्ते से ले जाएंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है फेयर बढ़ने के, ऐसा मुझे लगा था। बट कल ये चीज़ मेरे साथ कल 2 बार हुई। मैं मतलब मैप अपना हमेशा खोल के रखता हूँ ताकि मैं अवेयर रहूँ कि भाई कौन से रास्ते से ले जा रहा है। तो पहली बार क्या हुआ, उसकी एक छोटी सी क्लिप भी है, पहले वो देखें। उधर ना बिल्कुल उल्टा हो जाता, 6 किलोमीटर हो गया और इधर से 3.7 किलोमीटर और इधर पूरा घूम के जाते हैं। तो आई होप आपने क्लिप देख ली होगी। तो जहाँ पे वो मेरे जो राइडर हैं उन्होंने टर्न लिया, वहाँ से 3.7 किलोमीटर बचा था। फिर उन्होंने आगे से टर्न ले लिया तो वहाँ से हो गया 6 किलोमीटर। तो मैंने उनको तुरंत टोका, मैंने कहा आप यहाँ से जा रहे हो, यहाँ से दुगना फिर हो गया। तो फिर उन्होंने दोबारा से यू टर्न लिया और लिटरली फिर जो मैंने रास्ता बताया था मैप में दिखा रहा था, उसी से फिर हम गए। और यही सेम केस अपना दूसरी बार भी हुआ, जब मैंने लास्ट डाबर स्क्वायर के लिए टैक्सी ली थी, उन्होंने भी सेम ऐसा ही किया। बट जो मेरे सेकंड राइडर थे, जहाँ से मैंने बुक की 3 ड्राइवर से, उन्होंने मुझे बताया कि अगर हम जितना भी लॉन्ग करके जाएँ, मतलब वो 3 किलोमीटर है, अगर हम दूसरा रास्ता लेते हैं वो 6 किलोमीटर हो जाता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब आपका जितना फेयर दिख रहा है उतना ही होगा। तो ऐसा इंडिया में तो नहीं है भाई, रैपिडो वगैरह में ओवर चार्ज कर लेते हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये चीज़ काफ़ी अच्छी थी। इन ड्राइवर ऐप की मैं बात कर रहा हूँ, उसके अलावा यहाँ पता हो चलती है, उसका मैं बोल नहीं सकता। और 164 दिखा रहा था मेरा जो फेयर था, 164 ही आया था, जबकि उन्होंने 2 बार लॉन्ग रूट लिया। और मैंने उनको इसीलिए टोका, मैंने कहा आप इतना ज़्यादा लॉन्ग रूट लेके चल रहे हो। तब उन्होंने मुझे बताया कि सर वो हमारा ही घाटा है, हमें कोई ऐसे फ़ायदा नहीं होगा, मतलब जो आपको फेयर दिख रहा है वही फेयर आपको मुझे देना है। तो राइड जैसे ही ख़त्म हुई उसके बाद 164 ही फेयर आया था, तो मैंने उनको कुछ एक्स्ट्रा दे दिया, क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी रहता है काठमांडू में, अगर आप आए हो आपको पता ही होगा। तो घुमा के उसके चक्कर में उनका थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो मैंने उनको पूरा 200 रुपीज़ दे दिया था। बाकी ओवरऑल जितने भी सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन थे मैंने ऑलमोस्ट आपको सारे बता ही दिए, और जिस तरीके से मैंने इसमें बताया आप उसी तरीके से घूम सकते हो। बेसिकली क्या है कि यहाँ से देखो पशुपतिनाथ जी का टेम्पल जो है वो अराउंड 3.5 किलोमीटर है। पशुपतिनाथ जी से कोपन मोनेस्ट्री जो है वो 6 किलोमीटर है। कोपन मोनेस्ट्री से शंभुनाथ टेम्पल जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 कुछ किलोमीटर है। तो ऐसे ऐसे करके मैंने पूरी रिसर्च की थी कि पूरा ऐसे सर्किल में मैं घूमूँ। तो अगर आपको सेम ऐसे ही घूमना है तो आप ये सेम पैटर्न यूज़ कर सकते हो। आगे चलो जी, अब इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट वाले व्लॉग में मैं आपको अपने हॉस्टल का टूर भी दूंगा। इसके अलावा अगर आपकी ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी क्वारीज है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूंगा। आई होप आपको ये काठमांडू का व्लॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट जो व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है नाइट लाइफ के ऊपर। उसमें मैं प्रॉपर यहाँ थमेल की नाइट लाइफ कवर करने वाला हूँ, और आपको बताऊंगा कि किस तरीके यहाँ पे स्कैम्स होते हैं और किससे आपको बच के रहना है। तो नेक्स्ट व्लॉग देखने के लिए एडवांस में सब्सक्राइब कर लेना। With that said, thank you very much for watching this video. I will see you soon in the next one. See you, tada, bye, take care and always be happy, be bright, be you. Goodbye.